Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तब वो 4 लाख का ना जल्दी वो 8 लाख 16 लाख ऐसे हो गया था। पहले साल में ऐसे भी 18 लाख कमाया था, लेकिन 6 लाख हमारा चार्जेस में चला गया। भाई इतना स्ट्रॉन्ग फिलोसफी कैसे आया, मतलब कब से चालू किया? सबसे मतलब गोल्डन पीरियड था मेरा 2014। उसमें वो जो 70 लाख बना, वो 70 लाख से फिर 1.13 CR बना एक साल में। तो आपने क्या किया? आपने मतलब डिड यू सेल ऑप्शंस? यस आई सेल ऑप्शंस एंड आई बाई ऑप्शंस बोथ। तो आप जैसे मॉर्निंग से आपने क्या क्या किया थोड़ा बताएंगे? आप खाली एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते? नहीं हर दिन। अभी कीप स्टॉप लॉस above 20% ऑफ VWAP। तो वो कुछ सिस्टम में सेट कर देते हैं क्या? तो ये ब्रोकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? अभी तक तो कर रहा है। मतलब मेरा एक दोस्त मुझे कॉल करके बोलता है, भाई अभी तो हम बिरयानी खा रहे थे, अब लगता है सूखा रोटी खाना पड़ेगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि सेबी ने लिवरेज ले लिया। अभी जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए तो ज़्यादा टिकट साइज चाहिए, लेकिन तब मिनिमम कितना चाहिए अभी करने के लिए, किसी को चालू करना है तो? कम से कम फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग की। दोस्तों फेस टू फेस के अंदर में एक बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। जो आम आदमी है ना, जो नॉर्मल लोग हैं, जो एबनॉर्मल काम कर रहे हैं, उनको हम जान पा रहे हैं। उससे दो फ़ायदा होता है। एक तो ऑब्वियसली जो ट्रेडर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, उनको हम रिकग्नाइज़ कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा फील भी होना चाहिए। दूसरी बात है, हम इंस्पिरेशन ड्रॉ कर पाते हैं कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। माई जर्नी ऑफ रिकॉर्डिंग फेस टू फेस स्टार्टेड विद दिस एक्सरसाइज। खाली यही काम करना था मुझे कि जो बड़े बड़े लोगों को टीवी वाले कवर करते हैं, हम छोटे लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे जो वैल्यू ऐड करें। हाँ, इस जर्नी के अंदर में बहुत लोग आए, 304 305 फेस टू फेस कर लिए। मैक्सिमम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आई हैव बीन एबल टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ देम। आज के फेस टू फेस में अगेन ऑर्डिनरी, वैसे ऑर्डिनरी नहीं बोल सकते बिकॉज जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हुआ है ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बट आम आदमी जिसकी कहानी है, जिसने अपने एकदम डेडिकेशन और एफर्ट से ट्रेडिंग के अंदर में एक करियर बनाया, सक्सेसफुल बोल सकते हैं। पर इनको लगता है कि अभी भी बहुत दूर है सक्सेस, क्योंकि इनका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बट मेरे लिए 50 लाख से 3 करोड़ का जर्नी भी सक्सेस है। अब ये 3 करोड़ को कितना करेंगे ये तो इनका फ्यूचर ही बताएगा। बट वेलकम करते हैं। और बाय द वे ये है बंगाल से और है बंगाली, तो आपको ऐसे फेस टू फेस कम मिलेंगे बिकॉज जनरल थॉट प्रोसेस यही है कि बंगालीज रिस्क नहीं लेते हैं। बट दिस गाय इज़ गोइंग टू बिकम दैट रोल मॉडल फॉर लॉट ऑफ बंगालीज जो शायद ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं और सही तरीके से सिस्टमैटिकली बनाना चाहते हैं। सो लेट्स वेलकम फॉर दिस फेस टू फेस मिस्टर सौरभ मौजूमदार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सौरभ, मैं आपसे कुछ दिन पहले मिला और मैंने जब आपके साथ 10-15 मिनट ही बैठा था ना, मुझे पता था कि आपको फेस टू फेस में आना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि हाउ यू हैव बिल्ड दिस। इट्स नॉट ईजी व्हाट यू हैव डन। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। बट ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब व्हेन आई कीप ऑन टॉकिंग विद द पीपल एंड दे हैव द फाइनेंशियल क्राइसिस, तो मुझे बहुत दर्द होता है कि इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये है। बट इंडिया में क्या प्रॉब्लम है ना, स्पेशली इन इंडिया, व्हाट आई फाइंड 95% पीपल ना might be they are professionally very successful, but financially they are not successful so much. I mean उनको ना मतलब there are two ways of making money. First thing is we can make money through our salaries. Second leg is we can how we are making money to make more money. ये लोग को थोड़ा कम पता है कि we can make money as well. So like in business we are making people work for us to make money, and same thing in finance also, in the stock market also we can make money to earn more money. Right. जैसे कि वॉरेन बफेट भी he'll become the third richest investor, right? वो 1-2 दिन में नहीं बना, लेकिन the problem is कि उनका भी जर्नी he is known as an investor, right? So उनका भी जर्नी ऐसे ही रहा कि सिस्टमेटिक वे में। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को मैंने देखा ये सोचते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न के उनको ज़्यादा लगाव है। बट एक्चुअली टुडे आई विल शो यू दैट रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि कंपाउंडिंग का 2 ही लेग है। फर्स्ट थिंग इज द नंबर ऑफ ईयर्स
आप कितने टेनियर के साथ मार्केट में हो, एंड सेकेंड थिंग इज द रेट ऑफ रिटर्न। तो बट हमारा फोकस क्या सिर्फ वो रेट ऑफ रिटर्न में ही जाता है। वो टेनियर भी एक इम्पोर्टेंट है कि आप कितना साल तक मार्केट में टिके हो, वो लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। एंड न्यू कमर्स का क्या प्रॉब्लम है ना, दे आर ऑल, मतलब मैं मार्केट में नया हूँ, तो मेरा अप्रोच क्या रहना चाहिए मेरे हिसाब से कि पहले 5 साल मुझे टिकना है। आई शुड स्टे इन द मार्केट फॉर एटलीस्ट 5 years। पर नया नया लोग आता है एंड दे आर लुकिंग फॉर कि हर दिन 1%, हर दिन 2% कमाना उतना ईजी है क्या? तो एवरीबॉडी विल बिकम बिलियनियर मिलियनियर, तो उतना ईजी नहीं है। वी विल सी द रोड मैप हाउ वी कैन अचीव द वेल्थ in the near future, but especially I feel कि we are lucky because India is become developing country and government has approached that by 2047 India will become developed। तो हमारे पर अभी जो 25-30 साल का जो रोड मैप है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पैसा बनने वाला है। बट अगर हम हिस्ट्री को स्टडीज करें, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, स्पेशली 4 sectors आर मेकिंग मनी। बैंक एक सौरभ, मतलब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये कितना ज़बरदस्त बातचीत होने वाली है, तो मैं ना थोड़ा जानना चाहता हूँ आपके बारे में पहले। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्चुअल बातचीत करेंगे और इनके बारे में जानने के बाद बता देता हूँ कि आप लोग में से आधे लोग जो है ना वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखे चैनल को। पैसे तो लगते ही नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, बट हाँ उससे फ़ायदा क्या होता है, यूट्यूब को पता लग जाता है कि आदमी ढंग का काम कर रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे जैसे सौरभ कुछ बोलें, अगर आप एग्री करें तो कमेंट में बोलते जाइएगा कि हाँ आई एग्री टू सौरभ, आई डोंट एग्री टू सौरभ, जो बोलना है आपको, बट एंगेज होइए, साथ में मिल के देखते हैं। ये इट इज़ नॉट कुछ ज्ञान चल रहा और सुन रहे हैं, लेट्स इन्वॉल्व। ओके, सो सौरभ थोड़ा आपका जर्नी, इतना स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी कैसे है, मतलब कब से चालू किया मार्केट? हाँ, so first of all I completed my engineering in way back 2012. Okay. And after that I had been working in Bangalore for 1.5 years as a software developer. Then I completed my MBA from Pune University, MBA in finance, core finance. Okay. And after that for last 11 years I have been closely associating with the capital market. Okay. But college में, मेरा college में क्या था ना, we used to do the case studies. This was the first eye opener for me. मतलब जब हम ना सबको लेके लाइक IT से ले ली इन्फोसिस, एंड IPO कब आया 1991 में, तो तब इन 2015-16 वी यूज्ड टू कैलकुलेट कि लास्ट 26 years में हाउ मच मनी इन्फोसिस हैज मेड, वो कितना गुना हुआ। और हम ना पैसे के हिसाब से उसको नहीं तोलते कि कितना गुना हुआ, मतलब उसका मार्केट कैप कितना बड़ा, अगर तब इन्फोसिस में 1000 रुपीज लगा देते तो अभी कितना गुना हो जाता वो पैसा। एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर एवरी सेक्टर, लाइक लुपिन, फिर लुपिन का केस स्टडी, IPO कब आया, कितना पैसा बना। तो जो जो सेक्टर में माहिर है वो कंपनी हम एनालिसिस करते हैं कि वेल्थ डिस्ट्रक्टर एंड वेल्थ क्रिएटर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे एक चीज़ तो पता चल गया कि शेयर होल्डर्स हैव अ huge amount of wealth, massive amount of wealth. It can create a massive amount of wealth, but provided that we are landing up getting a good company. But finally turn back हुआ when I started my career as a derivative analyst. Okay. तब मुझे पता चला अच्छा ऐसे भी पैसा बनता है। Okay. That's the first time. Okay. कहाँ, बॉम्बे में? मुंबई में। I got a exposure luckily to a prop desk fund and I thought अच्छा ऐसे भी पैसा बनता है, but before that I don't have any idea कि ऐसे भी पैसा बनता है और मार्केट में ये सब भी होता है। तो उसको तब तो कैपिटल नहीं था। तो by 2021 I came down to Calcutta. Okay. तब लास्ट 6-7 साल में हमने कुछ 8 लाख रुपए मेरा सेविंग्स हो गया था, म्यूचुअल फंड ये सब लेके। तब मुझे पता है कि जब 2020 नवंबर हमने कैलकाटा में आया, तब देखा कि हमारे पास 8 लाख रुपीज़ आए। तो बोला कि जे अभी क्या ट्रेडिंग चालू करते, बट धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है, जस्ट टेस्ट के लिए करेंगे। अभी क्या सेबी का रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गया, बहुत टाइट हो गया, तो आप क्या 4 लाख से चालू कर सकते ऐसे। तो अभी क्या वो नहीं कर सकते, अभी जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए तो ज़्यादा टिकट साइज चाहिए, लेकिन तब वो मिनिमम कितना चाहिए अभी करने के लिए, किसी चालू करना है तो? कम से कम मैं जो स्ट्रैटेजी करता हूँ 10 लाख तो चाहिए, उससे नीचे बहुत ही डिफिकल्ट है। तब क्या करते हैं कि तब 3-4 लाख में हो जाता था वो काम, ठीक है। सेवी ने उसका 3 गुना कर दिया फिर बाद में धीरे धीरे करके। अच्छा, तब एक चीज़ था, सेवी ब्रोकरेज क्या करता था कि एक्सपायरी में ना आपको लिवरेज देते थे। तो हमने कभी लिया नहीं, ड्रॉ डाउन के डर से कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि नया नया होता है ना, क्योंकि आप जब मार्केट में रहते हो ना 5 साल, तो बहुत सारी चीजें होता है ना, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेन द एक्सपीरियंस। राइट कि कैसे कैसे हो रहा है एंड हाउ द बिहेवियर इज चेंजिंग, मार्केट बिहेवियर इज चेंजिंग, कब कह रहा है
मतलब जो भी क्रेडिट पॉलिसी है उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करता है, एंड मार्केट इज रिएक्टिंग ऑन एवरीथिंग, वॉट एवर हैपनिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एवरीवेयर। तो तब वो 4 लाख का ना जल्दी वो 8 लाख 16 लाख ऐसे हो गया था बैक टू बैक 2 years में। Okay. तो फर्स्ट ने वी स्टार्टेड विद द जीरोधा, एंड तब वो हमने पहले साल में ऐसे कोई 18 लाख कमाया था, लेकिन 6 लाख हमारा चार्जेस में चला गया था क्योंकि उतना आइडिया ही नहीं था कि ये करना है तो चार्जेस कम होगा, ध्यान ही नहीं दिया कि चार्जेस भी एक चीज़ होता है। फिर वी लैंडेड अप 12 लाख ऐसा कुछ था। तो बोला कि अरे इस पे तो पैसा बनेगा। फिर तो हम नौकरी करते थे, तो हमको बोला कि फिर हमको ओडी मिल जाएगा फिर नौकरी के पैसे से। तो ओडी मिल गया था, ठीक है। तो वो पैसा फिर मार्केट में डिप्लॉय किया। तो वो पैसा जब मार्केट में डिप्लॉय किया तो तब एक आइडिया हो गया था कि पहले 2 साल बाद कि ऐसे ऐसे पैसा बनेगा। तो फिर आई अप्रोच माई फैमिली मेम्बर्स। पहले तो पेरेंट्स ही आते, उनको कन्विंस किया, पास्ट परफॉर्मेंस दिखाया, एंड दे वर कन्विंस्ड। तो उन्होंने भी कुछ पैसे दिया, हमने कुछ पर्सनल लोन लिए, ये सब करके काफ़ी सारे रुपए इकट्ठा करके मार्केट में डाल दिए। कौन से विच ईयर? ये डाला था हमने 2022 जब, क्योंकि कंपनी फॉर्म हुआ था अगस्त 2021 में, एंड 22 में हमने ये डाला था। ठीक है। एंड 22 में जीरोधा में थोड़ा रूल्स रेगुलेशन चेंजेस हुआ था, तो एंजल थोड़ा ठीक लगा था, तो एंजल में काम करते थे। ठीक है। अभी वो एंजल से जर्नी चालू हुआ ना। आई एम टेलिंग यू द बिजनेस मॉडल, ये भी जैसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा कि सपोज आप अगर 100 रुपये मार्केट में डालते हो ना, तो यू कैन प्लेस दो शेयर। जैसे कि हम ये होम लोन में क्या होता है कि होम में अगर we can mortgage our house, we can mortgage the gold. In shares we can mortgage and we call it pledging shares. तो pledge करने के बाद ना, depending on the market cap and depending on the categories of shares, से भी एक हेयर कट लाता है। 15-16% हेयर कट देता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में कम है, लेकिन बैंकिंग हाईली लिवरेज बिजनेस तो उसमें ज़्यादा है, तो 20% का हेयर कट ऑन एन एवरेज कंजर्वेटिवली 20% का हेयर लेता है। तो 80 रुपये हमें मिला। नाउ द 80 rupees आई एम यूजिंग फॉर अ डेरिवेटिव ट्रेडिंग। ठीक है। एंड तो मान लीजिए कि मार्केट का 12-13% रिटर्न दे रहा है, तो 100 का 1 साल बाद 112-13 रुपये हुआ। और ये 80 रुपये है, उसको यूजिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग अगर वो मुझे 18-20% मिल जाता है, तो दोनों मिला के 30-32% हो गया। सही है। मेरे हिसाब से क्या हुआ, ये जो क्यूमुलेटिव है, और ये कि आप अब जैसे जैसे प्रॉफिट करोगे ना, वैसे वैसे डाल सकते हो। एम टू एम में ड्रॉ डाउन आता है, उसके भी जिक्र करेंगे कैसे कैसे ड्रॉ डाउन आता है, लेकिन उसके लिए मेरे पास ओडी था वो मैनेज करने के लिए, क्योंकि ओडी का पैसा एज अ डेली यूज होता था, डेली विथड्रॉ होता था। उस पैसे से हमने शेयर्स कभी नहीं खरीदे, उस पैसे से हम ट्रेड करते थे। करेक्ट। मार्क टू मार्केट। तो मार्क टू मार्केट के लिए हमारे पास ओडी था। तो ऐसे नहीं कि वो जो हमने पैसा इकट्ठे किया थे वो सिर्फ स्टॉक्स के लिए था, और वो स्टॉक्स लिए थे। तो 2013 में ही वो जो 40-50 लाख मेरा इकट्ठा हो गया था, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किए, मेरा 10 लाख था, वो 4 का ऑलरेडी 12 हो गया था। फिर उस साल कैलकाटा में थे, तो रेंट कुछ नहीं देना पड़ा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो पैसा थोड़ा बच गया था। तो मान लो मेरा खुद का ऐसे 15-20 लाख हुआ, डैड से भी लिया, टोटल लिया, और भी 25-30 लाख, तो टोटल 50 के करीब था, 45-46 ऐसा कुछ करीब था। तो वो पैसा बाजार में डाला, उसको प्लेज किया। उसको प्लेजिंग अमाउंट अब 20% निकल देते हैं, तो 35 के आसपास मुझे मिला प्लेजिंग अमाउंट। और मेरा ये ओडी का था, मान लो कि 13-14 लाख ओडी का था। फिर वो 50 लाख से हम ट्रेड करते थे डेली। तो 2013 में ही वो 50 लाख के सिर्फ ट्रेडिंग, मतलब मैं मार्केट छोड़ दूँ, वही ट्रेडिंग का ही हो गया था 70 लाख एक साल में हो गया था। ठीक है। एंड सबसे मतलब गोल्डन पीरियड था मेरा 2014। उसमें वो जो 70 लाख बना, वो 70 लाख से फिर 1.13 CR बना एक साल में से। उसमें दैट इंक्लूड्स जो कैश मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस नथिंग। अच्छा, वो अलग है। वो ये सिर्फ ट्रेडिंग का ही। अच्छा हुआ। तो पैसा ज्यादा कमाया, 1.23 CR। 12 लाख मेरा शायद चार्जेस में गया है, जाके रखे 1.13 CR हुआ। तो तब जाके मैंने देखा, अच्छा थोड़ा बहुत मैंने रीबैलेंसिंग किया। ठीक है। उसके बाद तो 5-7 लाख का मैंने रीबैलेंसिंग किया, कुछ शेयर्स से निकल गए, कुछ ऐसे हुआ। तो ये हो कि आज जो टोटल स्टॉक्स का वैल्यू है, इट्स मोर देन 3 CR। एंड मेरे लिए लास्ट 3 साल का जर्नी बहुत अच्छा था। लेकिन ऐसे मेरा कोई मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ऐसे ही होता रहेगा, बिकॉज
मार्केट में कहावत है कि एक्सपेक्ट द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ऐसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट मेरे हिसाब से पैसा कमाना आप अगर सिस्टमेटिक वे में जाते हो तो फिर उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी का जो रिटर्न है वो 12-13% है। वो बाजार देगा ही, आज नहीं तो कल देगा। आप 2 साल वेट कर लो, नहीं मिलेगा, 5 साल बाद आपको मिलेगा इन अ क्यूमुलेटिव वे। तो बाकी का आपको 26% करने के लिए पहले तो ये चीज देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे ना एक एक्सेल मॉडल हमने डेवलप किया, ये वाला। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 रुपए 26%, एक सेकेंड, 1 रुपए इन 26% ROI 3 साल में दुगना होता है। ओके, तो इसका आयरनी ये है कि ये 3 को अगर मैं 10 कर दूं तो ये 10 साल में 10 गुना होगा। पहले तो ये चीज को इंसान को समझ में नहीं आता। ये इंसान को क्या होता है ना, 3 साल में दुगना बहुत कम दिखता है लेकिन 10 साल में 10 गुना बहुत ज्यादा दिखता है। पहले तो ये माइंडसेट डेवलप करना ही पड़ेगा कि अगर 3 साल में दुगना होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट बाद में मिलता है, पहले नहीं मिलता है। क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ना, मनी फॉलोज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नॉट द रूल ऑफ एडिशन। तो ये नाउ दूसरा चीज तो इंसान को और समझ में नहीं आता, ये जो ईयर्स है इसको मैं 20 कर दूं तो इंसान बोलता है कि 20 साल बाद कितना पैसा होगा, तो बोलते हैं कि 20 साल बाद हमारे पास 20 होगा, 20 गुना होगा। 10 साल में 10 गुना होता है, 20 साल में 20 गुना होता है, लेकिन 20 गुना नहीं होता, फिर से वो 10 गुना होकर वो 100 गुना होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 20 करने से ये हो गया, 100 गुना हो गया। और यहाँ पे अगर मैं 30 करूँ ना तो यहाँ पे 1000 टाइम्स होता है। ये समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी स्कूल कॉलेज में चले जाओ, एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन बहुत पढ़ाई करो, बहुत मार्क्स लाओ, इज एवरीथिंग इज फाइन, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जे आपका पर्पस क्या है। पर्पस इज टू मेक मनी, राइट। लेकिन ये चीज़ बहुत सारे बी स्कूल्स को मैंने उनसे बात किया ये, लेकिन ये चीज़ लोगों को ईजिली से समझ में नहीं आता है। और ये कि नाउ वील डिस्कस द व्हाट इज़ द रोड मैप। ये रोड मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको अचीव करना है। तो फर्स्ट थिंग है कि अगर 12% भी बाजार रिटर्न देता है ना, तो वो भी 6 साल में डबल हो जाता है। ठीक है, तो 12 साल, और निफ्टी इज थ्रोइंग यू 1.5% डिविडेंड। ठीक है, अगर जो नो नथिंग इन्वेस्टर है, जिसको कुछ नहीं पता किधर डालना है, क्या करना है, विच सेक्टर इज ग्रोइंग, विच सेक्टर इज नॉट, किधर भी, फिर भी वो 6 साल में तो पैसा डबल कर ही लेगा। तो 6 साल में अगर पैसे डबल हो जाता है तो फिर वो 30 साल में 6 into 5 20 जो 2 to the power 5 32 टाइम्स होगा। 30 साल बाद 32 होगा, तो 3 करोड़ का 100 करोड़ हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, घर में बैठ के हो जाएगा। अगर मैं कुछ हाथ पार नहीं मारा, चुपचाप बैठ रहा, तब जाके वो 100 करोड़ बनेगा लेकिन उसके लिए आपको 30 साल वेट करना पड़ेगा। एंड ये जो है ना, ये सब मार्केट नॉइज है। ट्रम्प का टैरिफ, ये सबका, कोई भी चीज़ का ना लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म के लिए आप सिर्फ फंडामेंटल देखो, कोई भी चीज़ का फंडामेंटली इंडिया इज ग्रोइंग और नॉट, और नहीं तो व्हाट इज द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, आपको क्या लगता है। तो एक्चुअली स्टैटिस्टिकली 2 मार्केट्स आर डूइंग गुड, एक तो यूएस मार्केट एंड इंडियन मार्केट। ओके, अभी जो इंडिया $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, ये भी अराउंड वी आर एक्सपेक्टिंग 25 to 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगा बाई 2050, देन इट विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन। तो ये जो 4 ट्रिलियन से लेके 28-30 तक जाएगा, तो ये जो और जो 25-26 ट्रिलियन पैसा बनने वाला है, उसमें से जितना आप निकाल लो ऐसे कि गंगा बह रहा है, ऐसे लोटा लेके पैसे ले जाओ। सही है। तो क्योंकि ये लास्ट 80 साल में उतना पैसा नहीं बनेगा, जो कि आने वाले 25 साल में उसका 6-7 गुना पैसा बनेगा। सही है। ओके, एंड आप अगर आपको अगर कुछ भी नहीं पता कि नहीं, कोई लोगों को रहता है कि निफ्टी में एवरी कंपनी इज नॉट डूइंग गुड, तो अगर हिस्ट्री स्टडी करते हो ना, तो देखो कि 4 सेक्टर्स आर डूइंग गुड, बैंकिंग एंड फाइनेंस, IT, फार्मा, कंज्यूमर, तो उसी में रहो। लेकिन मैंने देखा, नो ऑफेंस, बट मैंने देखा कि लोगों को बहुत मतलब फैशनेबल चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, लाइक यू नो उनको केमिकल में, बट केमिकल सेक्टर इज डूइंग गुड। बट आपको एक आइडिया दूँ कि व्हेन यू आर इनटू अ केमिकल सेक्टर यू आर कम्पीटिंग विद चाइना, ये भी है। तो हमको देखना पड़ेगा कि आपका कंपटीशन क्या है। फिर आप केमिकल में जाते हो, फिर PSU
फिर आपको चाहिए एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट, स्टील। देखिए एवरी सेक्टर इज मेकिंग मनी नाउ एंड देन। ऐसे नहीं है कि ये बुफे लगा है जो भी आपको खाना है खाओ। लेकिन एक होता है कि कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर, जैसे वॉरेन बफेट भी बोला है कि वो कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर कि वी नीड मोर मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू ग्रो। और एक होता है कि कैश रिच सेक्टर, जहाँ पे ना कि इंटरनल कैश फ्लो इतना ज़्यादा है कि आपको दे आर थ्रोइंग मनी टू द इन्वेस्टर्स अलॉन्ग विद दैट दे आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर देयर शेयर होल्डर्स। तो वो सेक्टर्स, ये 4 सेक्टर है। आप अगर निफ्टी अगर आपको अच्छा नहीं लगता 4 सेक्टर में पैसे डाल लो तो भी पैसा बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बाई नेचर आई एम वेरी कंजर्वेटिव व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। तो मैं क्या, मेरा 60% पोर्टफोलियो तो पूरा लार्ज कैप में है, 25% मेरा मिड कैप में है, रेस्ट 15% मेरा है स्मॉल कैप में। बट उसका भी रीबैलेंसिंग होता रहता है। लेकिन मुझे अगर कुछ नहीं पता फिर भी मैं 12-13% कमा लूँगा ना। अभी जो ऊपर का जो 13-14% है, क्योंकि पोस्ट टैक्स हमें 25-26% रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए अगर 15% भी मैंने कमा लिया एंड 20% इज द टैक्स, डेरिवेटिव टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो क्या होता है फिर आई विल लेफ्ट विद द 12%। डेरिवेटिव टैक्स हुई ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो बिजनेस इनकम हुआ ना। हाँ, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है क्योंकि डेरिवेटिव कंसिडर एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज व्हेन वी बाइंग एंड सेलिंग द डेरिवेटिव्स, इट कम्स अंडर फाइनेंशियल। डेरिवेटिव इज अ बिजनेस इनकम। नहीं, अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। 20% देना पड़ता है। आर यू श्योर अबाउट दिस? हाँ। बिकॉज डेरिवेटिव इज अ बिजनेस इनकम, जितना मुझे याद है। मैं इसको चेक करा लूंगा, हो सकता है कि मेरा समझने में ठीक है, फिर भी मैं भी करा लूंगा। बट आप बोल रहे हो कि इट डजंट कम्स अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज ओनली डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस, ओनली डिलीवरी, मतलब कैश मार्केट में जो होता है। करेक्ट। डेरिवेटिव्स में अगर आप काम कर रहे हो तो बिजनेस इनकम है। अच्छा, तो वो आपका जो भी बिजनेस जो स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स होगा, उसके हिसाब से टैक्स। व्हाटएवर आई रिमेंबर, मे बी हमारे ऑडियंस में कोई टैक्स एक्सपर्ट होगा तो आप कमेंट में डालिए। हो सकता है मुझसे गलती हो रही है, बट कई बार होता है कि एट दैट मोमेंट हो सकता है कुछ चीजें नहीं क्लिक कर रही हो। बट या कंटिन्यू। सो क्या होता है कि ऊपर का मुझे 13-14% ही चाहिए 26 करने के लिए। तो अभी 13-14% के लिए यू कैन हैव लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज। आपको कुछ नहीं पता तो आप दूर का ऑप्शंस राइट कीजिए, ठीक है। वो भी मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे एनालिसिस करता हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है। बट मैं पहले मेरा परफॉर्मेंस दिखा दूँ आपको। परफॉर्मेंस एक्सेल शीट में ये सामने है। हाँ, ये क्या है? एक्सेल शीट में है। तो ये ना मैंने मेरा 47 लाख से तब मैं चालू किया था। अभी जिसका मार्केट वैल्यू है 3 CR एंड 3 साल नहीं 4 साल नहीं, ये मेरा 2022 3, 4, 5। तो आपने मैंने आपको दिखाया था 3.45। हाँ, 3 साल 4 महीना। सो 4 months मीन्स 4/12 131.33। तो 3.33 राइट, 3.33। तो मतलब 74% इसका कैगार है, ठीक है। माय गुडनेस। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ तो मेरा पैसा बन गया। लेकिन ये मुझे 75% एक्चुअली चाहिए नहीं ना। तो मेरा कोई एस्पिरेशन है, तो भी वेरी फ्रैंक, कि मुझे हमें हर साल 75% करके ग्रो करना है। तो मेरा एस्पिरेशन सिर्फ यही है कि 25% ही चाहिए, ठीक है। जिस दिन 25% नहीं आएगा क्यूमुलेटिव और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ले से 5 से 6 साल में अगर 25% कर से नहीं होता है, आई विल प्रेफर टू लीव द मार्केट एंड कोई अच्छे से म्यूचुअल फंड ढूंढ के लगा दूंगा। क्योंकि फिर उतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। दिस इंक्लूड्स स्टॉक के अंदर में अगर मार्क टू मार्केट प्रॉफिट है अभी तो। हाँ, जो डिलीवरी लिया हुआ है, हाँ, तो उसका है। हाँ। मतलब आज अगर हम सब कुछ बेच देंगे तो हमको इतना रियलाइज होगा। हाँ, ये दिस इज माय रियलाइज्ड रिटर्न। ओके। बाय द वे दोस्तों, अभी इन्होंने लॉगिन करके दिखाया भी है मुझे सब कुछ, तो वेरी जनरस ऑफ हिम दैट ही प्रेफर टू शो इट टू बी। वैसे सब दिखाते हैं मुझे, मैं सबको ऑप्शन देता हूँ, आपको सबको दिखाना तो आप दिखा दीजिए, नहीं दिखाना तो मत दिखाइए। मेरे लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको सबको दिखाना ही पड़ेगा। बट आई कैन शो ऑडियंस एज वेल। नहीं, इट्स ओके, मेरे को आपने दिखाया है तो इट्स ओके। ओके फाइन। सो ये है। अब ये बाकी क्या कह रहा कि वो हेज करके करना है, तो हेजिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि स्ट्रैटेजी को आपको देखना है कि कहाँ पे, जैसे कि मैं अगर इधर जाता हूँ ना, यहाँ पे आज निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे मार्केट का एक रूल है ना, मार्केट जहाँ पे ज़्यादा कंसेशन करते हैं वहाँ पे एक्सपायरी देते, तो यहाँ पे मुझे अगर कुछ नहीं पता फिर भी मैं देखूंगा कि यहाँ पे 149 पुट राइटर बैठा है, 149 करोड़ उसका वॉल्यूम है, एंड यहाँ पे कॉल का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किधर है, 144 करोड़। तो मतलब मुझे कुछ नहीं पता फिर भी मैं ये बता सकता हूँ कि 26,100 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसका भी प्रोबेबिलिटी 70% है, हर टाइम सही नहीं रहता। लेकिन ऐसे देख के लगता है कि मार्केट ये 26,100 के ऊपर नहीं जाएगा एंड 26,000 के नीचे नहीं गिरेगा। बट अगर ये मैं क्लबिंग करता हूँ दोनों को, जहाँ के कॉल राइटर एंड पुट राइटर बैठा है, तो ये दोनों मिला के इधर रहेगा अराउंड 2.67 और इधर रहेगा अराउंड उससे 2.32, हाँ कम है, इससे भी कम है। तो मुझे ऐसा देख के लगता है कि 26,100 के करीब मार्केट एक्सपायरी देगा। एंड जबकि ये 26,100 का कॉल ऑप्शन राइटर ज़्यादा है रादर देन पुट, तो 26,100 के नीचे मार्केट एक्सपायरी देगा। तो ऐसा मुझे लगता है कहीं तो 25,080 से लेके 26,080 से लेके 26,100 तक मार्केट को एक्सपायरी देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये सपोज ये तो बहुत स्टैंडर्ड ओआई स्टडी करके जो OI व्यू स्टडी है करके ये सबको ही करते हैं। अब दूसरा चीज है, बट इसमें तो आजकल वो भी तो होता है ना, ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है, इसका भी प्रोबेबिलिटी है 70%। अभी देखिए ये मेरा लाइव है, ये M2M मेरा लाइव है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि इसको यहाँ पे प्रीमियम देखते हैं, इसका 44 है, ठीक है, 21,100 कॉल का 44 है। तो सपोज ये मैं अगर चार्ट पे जाता हूँ, ये प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा VWAP लगा हुआ है। VWAP का क्या है, ये 50 पर है VWAP, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और मार्केट का प्राइस जा रहा है 45। तो मैं ना जनरली क्या करता हूँ, ये जो VWAP है इससे 20% ऑप्शन प्रीमियम का 20% मार्केट नीचे रहना चाहिए। दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर मी। तो उसके लिए मुझे इजी रहता है वो चीज़, एंड उसका एसएल कहाँ लगाऊंगा, 20% ऊपर। मगर अभी अगर मैं मार्केट को राइट किया तो ये 44 में है, 10% नीचे है, तो मैं इसका एसएल लगाऊंगा 62 पे। ठीक है, ये VWAP मेरे लिए बहुत काम करता है। एंड ऑप्शन राइट करने के पहले और ऑप्शन खरीदने के पहले मैं ऑलवेज VWAP देखता हूँ। VWAP के नीचे है तो आई विल राइट ऑप्शन, VWAP के ऊपर है तो आई विल परचेस होता है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम भी मुझे देखना पड़ता है। लेकिन अभी अगर एक्सपायरी में मुझे करना है तो मैं ये करूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के साथ मैं VWAP क्लबिंग कर देता हूँ। तो अभी आपने जो पोजीशन बना रखा है, ये पोजीशन आज सुबह बनाया? आज सुबह से जो पोजीशंस है, इतना सारे पोजीशंस है। तो आपने क्या किया? आपने मतलब डिड यू सेल ऑप्शंस? यस, आई सेल ऑप्शंस एंड आई बाई ऑप्शंस बोथ। तो आप जैसे मॉर्निंग से आपने क्या क्या किया, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, तो मॉर्निंग में मार्केट जिधर ओपन हुआ, मार्केट आज ओपन हुआ था 100 में, यहाँ पे 150 पे मार्केट ओपन हुआ था। आप अगर ग्राफ भी देखते हो ना, तो ये देखिए, यहाँ पे ये 1 मिनट का लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। तो तब देखिए 145 पे था, 26,154 पे था मार्केट। तो उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है 26,150। तो देन राइट बोथ ऑप्शंस, कॉल एंड पुट। एंड तब मुझे पता नहीं था कि VWAP किधर था, कैसे देख के मैंने किया। बट एट एनी टाइम जो कि कंजर्वेटिव प्रीमियम है, उससे ज़्यादा मैं एसएल नहीं लगाता। मतलब मान लीजिए अभी मैं आपको इधर बता देता हूँ, इधर मुझे अगर ऑप्शंस में जाना है और सपोज मुझे लगता है कि इधर मार्केट एक्सपायरी देगा, जबकि मार्केट अभी इधर है ना, 26,050 है। तो यहाँ पे 25 रुपीज़ चल रहा है ऑप्शन प्राइस कॉल का, एंड यहाँ पे 19 रुपीज़ चल रहा है। तो मुझे अभी इस टाइम ऑप्शंस को राइट करना है ना, तो दोनों अभी इसका कंजर्वेटिव प्रीमियम कौन सा है, 19 रुपीज़। तो 19 रुपीज़ का एसएल जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक लेग का अगर एसएल हिट हो जाता है, तो अगर दूसरा लेग रह जाता है और ये स्ट्राइक प्राइस चेंज नहीं करता, मार्केट अगर स्ट्राइक प्राइस चेंज नहीं करता, तो उसका प्रॉफिट हमें आना चाहिए। लाइक अगर मैं ये 25 रुपीज़ का एसएल दिया और ये अगर निकल गया, तो इसमें मुझे 5 रुपए का लॉस है। लेकिन अगर ये निकल जाता है और ये निकल जाता है, अगर ये निकल जाता है तो इसमें 6 रुपए का प्रॉफिट है। अगर ये निकल जाता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा।
अगर मार्केट बाउंस बैक नहीं किया तो तो आप ये दोनों एक साथ बेच रखे हैं, हाँ। ठीक है। और स्टॉप लॉस आप बोल रहे हैं कि जो लोअर वैल्यू जो लोअर प्रीमियम है, कंजर्वेटिव प्रीमियम, वही उसको ही स्टॉप लॉस काउंट करेंगे। नहीं, स्टॉप लॉस कैसे निकाले आप? जैसे कि 19 है, 19 + 19 38। अच्छा 38 इज स्टॉप लॉस, समझ गया मैं। दैट्स राइट। सो इन द मॉर्निंग यू केम, आप खाली एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं? नहीं, हर दिन, कल भी होगा, 5 दिन ट्रेड होता है। तो एवरी डे यू ट्रेड, कम इन द मॉर्निंग, जो भी आपका ओपनिंग प्राइस है उस प्राइस पे जो स्ट्रेडल है उसको आप बेच देते हैं? उसको हम नहीं बेचते। फिर अभी मुझे क्या देखना पड़ेगा, अभी मैं वीवैप देखूंगा, जैसे कि आपको बोला कि वीवैप के ऊपर प्राइस जाएगा। अगर मुझे ये 26 वाला मुझे देखना है कि इसका प्राइस अभी 27 है, तो इसको बेचना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वीवैप किसका देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा वही है? नहीं, स्ट्रैडल का देखूंगा, सबसे ज्यादा वाई नहीं हो सकता है, सबसे ज्यादा वाई बहुत ओटीएम में है। अच्छा। फिर बट ओटीएम में मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इट्स नॉट फेवरेबल। तो मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी में नहीं करना है। सी इन स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी, आप कोई भी, नॉट ओनली शेयर मार्केट, इवन इफ यू आप कैसीनो में जाते हो, हॉर्स रेसिंग करते हो, कुछ भी करते हो ना, प्रोबेबिलिटी शुड बी इन आवर फेवर। करेक्ट। एंड सेकेंड पॉइंट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर दोनों ही आपके फेवर में है, प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, देन इन स्टैटिस्टिक्स वील गेट अ सर्टेन एक्सपेक्टेंसी, वी कॉल इट एक्सपेक्टेंसी, देन एक्सपेक्टेंसी विल बिकम इन आवर फेवर। तो हम कुछ भी करेंगे ना, वी विल बी द विनर, चाहे उसका आउटकम कुछ भी हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर है। तो विनिंग, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो हमारे फेवर में है, फिर रिस्क रिवॉर्ड भी हमारे फेवर में है। ये दोनों से अगर एक चीज़ भी चूक हो जाता है ना, उधर इंसान मार खाएगा। इंटरेस्टिंग। तो अगेन गोइंग बैक टू द ट्रेड कॉन्सेप्ट, वेल अंडरस्टूड। तो एट द मनी का जो स्ट्रेडल है वो आप बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कॉल अप पुट दोनों का वीवैप को ट्रैक करते हैं? हाँ, वो बेचने से पहले ही मैं देखता हूँ, अगर वीवैप के ऊपर रहा हम नहीं बेचेंगे, वी विल वेट। ओके। कि कब वो पर हमेशा एट द मनी का बेचेंगे? एट द मनी शिफ्ट हो गया तो? हाँ, अगर मान लीजिए कि मार्केट अभी 26,500 पे है, ठीक है, अभी ये स्ट्राइक प्राइस चेंज करेगा, स्ट्राइक प्राइस चेंज करके चला गया 26, अगर ऊपर जाता है 26,100 के करीब, लेकिन अगर मेरा वीवैप के नीचे है प्राइस, क्योंकि ऑप्शन का थीटा डीके होता है, तब हम कुछ नहीं करेंगे। आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल जब वो वीवैप के ऊपर है। करेक्ट। एंड विथ 20%, 20% रेंज में अगर है, क्योंकि जब प्रीमियम कम रहता है ना आपका, मान लो 50 रुपए, उसका 20% होता है 10 रुपीज, तो अल्टीमेटली वो 60 पे रहा, तो 5-6-7 पॉइंट तो मार्केट का ऐसे जंप में ही चले जाता है। तो इसलिए 20% का वो है। वो स्ट्राइक प्राइस चेंज करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 20% के अंदर रहना चाहिए। एंड 20% के अंदर रहना चाहिए, एंड पोजिशन जो खड़ा है वो रहेगा, फिर नया पोजीशन बिल्ड करेंगे, नया फिर उसने स्ट्राइक प्राइस चेंज किया तो हम भी हमारा नया पोजीशन बिल्ड करेंगे। क्योंकि ना, वी डोंट प्रेडिक्ट द मार्केट, वी आर गो विद द मार्केट। मार्केट ऊपर जाएंगे हम भी उसके साथ ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे आएगा हम भी उसके साथ नीचे जाएंगे। तो यह हुआ न्यू पोजीशन बिल्ड। अभी निकलना कब है, जब वो वीवैप के ऊपर 20% के ऊपर चला जाएगा, तब वहां से वो position square off कर लेंगे। Okay, so my condition is that as market is progressing, if all the strikes are below VWAP, I'm okay to add new short positions. Yes. Okay. And I'll keep stop loss. I keep on putting above 20% of VWAP. तो वो कुछ सिस्टम में सेट कर देते हैं क्या? हाँ, जो एल्गो स्ट्रेटजी है उसमें हम सेट कर देते हैं। अच्छा, उसमें सेट हो जाता है कि VWAP के 20% ऊपर हो तो काट देना। हाँ। Got it. Because इतना ट्रेड को मैनुअली कैसे ट्रैक करेंगे? और उसका लेने का भी कंडीशन ये है कि जब वो एट द मनी शॉर्ट करेंगे, जैसे आप OTM आइटम भी कर सकते हो, हम पहले भी OTM में आई थिंक कि जो भी नया ट्रेडर है ना, वो OTM में ही करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। दिखता है कम, बट पैसा भी कम मिलता है। हाँ, वो भी है, क्योंकि उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, दैट इज नॉट फेवरेबल। वो थोड़ा मुझे बाद में समझ में आया था काम करते करते, जैसे कि इवॉल्व होता है, तो बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी में तो जीत जाओगे, लेकिन जिस दिन लेके जाएगा उस दिन तो बहुत डिफिकल्ट। वेरी वेल सेड। तो आउट ऑफ द मनी ना लेना चाहिए ना बेचना चाहिए। हाँ, दैट्स काम करना चाहिए तो एट द मनी करना हेजिंग। हाँ, हेजिंग पर्पस में अगर आपको लगता है कि हेजिंग में थोड़ा बहुत पैसा आपको मिल रहा है, या फंड या मार्जिनिंग सिस्टम में थोड़ा तो बेनिफिट है, वैसे अगर करके आपको पैसे का बेनिफिट हो रहा है तो आप वो चीज कर सकते हो, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो सिस्टम सही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो शेयर के अगेंस्ट जो डेरिवेटिव में पोजीशन ले रहे हैं,
तो आप तो 100% कर नहीं सकते नहीं। इवन आपको हेयर कट लेंगे हाँ 20% जाएगा उसमें। 20% चला गया हाँ। फिर भी आप 80% का पूरा शेयर के अगेंस्ट में पोजीशन ले सकते हैं। आपको तो कैश मार्जिन में रखना पड़ेगा। नहीं कैश मार्केट ऐसा कैश जरूरी नहीं मार्जिन नहीं जरूरी नहीं है। कैश मार्जिन जरूरी नहीं है, बट हमारे पास तो ओडी है 14-15 लाख का। हाँ, वो तो आप मार्क टू मार्केट वो तो मार्क टू मार्केट के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन वो ऐसे लाइक अभी क्या 2.5 करोड़ का पोजीशन है और मार्केट में पोजीशन निकल जाता है तो मार्जिन भी क्लियर हो जाता है। तो 2.5 करोड़ के स्टॉक्स में से 2.5 करोड़ का पोजीशन नहीं लेते एक्चुअली, 3 करोड़ का लेते, ज़्यादा लेते। 10-15% तो एडजस्ट हो ही जाता है ऊपर का 25-30 लाख का। अच्छा नहीं, माय क्वेश्चन वाज कि एक सेबी की तरफ से आया था ना कि ब्रोकर लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा। हाँ, ब्रोकर को 50% कम से कम कैश मार्जिन रहना चाहिए। कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट आप ऐसे लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो। बट आपने जब वो शेयर खरीद के दे रखा है तो ब्रोकर आपको आपके अगेंस्ट कैश रखना पड़ेगा उसको। आपने ब्रोकर को करना पड़ेगा। 2 करोड़ का आपने शेयर दे दिया, लेकिन एक्सचेंज के अंदर में जब ब्रोकर देगा तो उसको 2 करोड़ का शेयर नहीं माना जाएगा, उसका माना जाएगा 1 करोड़ शेयर लूंगा, 1 करोड़ कैश देना पड़ेगा। हाँ, वो जो 1 करोड़ का शॉर्टफॉल है वो ब्रोकर को एडजस्ट करना पड़ेगा। बट ब्रोकर आपसे नहीं मांगता है। नहीं, ब्रोकर हमसे नहीं मांगता है। तो ये ब्रोकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक तो कर रहा है। पता नहीं अभी, जैसे कि देखिए सब चीजें ना इवॉल्व होता है धीरे धीरे लॉट साइज चेंज होता है। फिर सेबी ने क्या बोला कि अभी एक्सपायरी के टाइम आपको 30-40% ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा अगर आप एक लॉट सेल करते हो मार्केट में विद हेज तो नॉर्मल में निफ्टी सेंसेक्स ऐसे 1.6 लगता है, 1.6 लाख। लेकिन अगर आप एक्सपायरी के दिन आ जाते हो तो 2 लाख के करीब चला जाता है। तो जैसे जैसे कि सिस्टम इवॉल्व हो रहा है वैसे हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक्सपायरी में ज्यादा पैसा बन रहा है। हाँ, तो रेगुलेटर बोल रहा है कि ज्यादा कैपिटल लगा लो फिर ताकि रिस्क तो कम हो इस सिस्टम में। हाँ, लेकिन जो चीज हम 1.6 में बेच सकते हैं वो बेचने के लिए अगर 2 चाहे तो अल्टीमेटली वो लॉट साइज कम हो जाता है। That is true, but अभी रेगुलेटर पर्सपेक्टिव से देखना होगा। और सब कोई बोल भी रहा था ना एक्सपायरी में मैनिपुलेशन हो रहा है। हाँ। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करना उतना इजी। क्यों ये जेन ने किया मैनिपुलेट तो करने वाला हो सकता है। बल्कि मुझे लगता है इंडियन मार्केट तो बल्कि मैनिपुलेट हो सकता है। 100 करोड़ रुपए में आप एक स्ट्राइक प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हैं आराम से। हो सकता है यार, जेन के तो पास thousands of crores था तो बहुत पैसे उसने तो thousands of crores बनाया, तो पता नहीं lakhs of crores रहा होगा क्योंकि फिर जाके thousands of crores बनाया है। बराबर। हाँ, तो यू आर नॉट स्केयर्ड कि ये जो बाहर वाले आते हैं मैनिपुलेट करते हैं, तो अभी जो है अनसर्टेनिटी भी तो है ना कि पैसा हो सकता ना लगे। लाइफ अनसर्टेनिटी नहीं फील होता ट्रेडिंग में? नहीं, मुझे इसलिए फील नहीं होता क्योंकि बाहर वाले हो और चाहे कुछ भी हो, जो सिस्टम अमेरिका में चलता है वो सिस्टम इंडिया में भी चलेगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मार्केट जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, नेक्स्ट जिम सैमन्स बनेगा, नेक्स्ट जॉर्ज सोरोस बनेगा, ये सब बनेगा और बहुत पैसा बनेगा। शायद हम रहे ना रहे, बट नेक्स्ट ऐसे मिलियनियर तो छोड़ दीजिए, ऐसे बिलियनियर ट्रेडर बनेगा जो ट्रेडिंग करके बिलियन बनाएगा। ऐसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि ना इंडियन मार्केट इज मैच्योरिंग। मुझे अभी ट्रेड करने में मजा आता है, पहले उतना मजा नहीं आता था। अच्छा। हम देखते थे कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे, फिर ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं होता था। सेंसेक्स में भी यही प्रॉब्लम था। यही एक बिजनेस है ना, आई ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। ये एक बिजनेस है ना जहाँ पे ना वी नीड लिक्विडिटी। तो जितना ज्यादा लोग आए, जितना ज्यादा मार्केट जितना मैच्योर होगा ना, वो करने में बहुत ईजी रहता है। सही है। सौरभ, मुझे बताइए ना कि अगर किसी को सौरभ बनना है मेरे जैसा मत बनो, ऐसे था। अच्छा, आपसे बेटर बने। मैं तो कुछ हुई नहीं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं तो फिर भी आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द रामदेव अग्रवाल सर, फाउंडर ऑफ मोतीलाल ओस्वाल। तो मैं तो फिर भी 30 साल में 1000 गुना करके हम छोड़ देते। रामदेव अग्रवाल जी क्या बोलते हैं कि 40 साल में 10,000 एंड 50 साल में 1 लाख टाइम। तो एवरी इंडियन इन्वेस्टर डिजर्व दिस काइंड ऑफ रिटर्न, 1 लाख टाइम्स ऑफ रिटर्न। तो ये अभी मुझे नहीं पता कि 30 साल बाद ये 3,000 करोड़ बनेगा कि नहीं बनेगा, बट
मार्केट में ऐसे बंदा है जो इसे बना देगा, ये मुझे पता है। और ये मुझे पता है कि आप बहुत सेफ खेल के ना ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके इतना पैसे आप बना सकते हो। लेकिन वही मार्केट में अभी मैं हूँ, मतलब मुझे 2-1% चाहिए ऐसा नहीं, पूरा साल में हमें आराम से 13-14% बनाना है, कोई टेंशन नहीं है। साल में 13-14% बनाएंगे, कैश मार्केट का 12-13% कहीं नहीं गया, हो गया 26-27%, 3 साल में पैसा डबल। अभी तो मुझे तो मतलब यही लगता है। एंड ना आप अगर बोलोगे ना किसी को कि ये 3 CR आज से 30 साल बाद अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो 100 करोड़ बनेगा, nobody will believe you। वो उसका दिमाग में रहेगा कि 97 कहाँ से आएगा। लेकिन 97 तो करना ही नहीं है, उसको तो सिर्फ 32 टाइम्स करना है, 32-33 टाइम्स, जो कि 6 साल में डबल होगा तो 30 साल में हो जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट ईयर्स, जब अचानक से सिक्स सिग्मा इवेंट आता है, फॉल आ जाता है, तो उस समय आप क्या सोचते हैं? अच्छा, ये भी इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो वी कॉल इट द ब्लैक स्वान इवेंट। एंड स्लीपेज होता है, इसलिए स्लीपेज तो नहीं होता है, उसमें क्या होता है, एसएल जंप होता है। स्लीपेज तो डेली का डेली एक्टिविटीज है। तो एसएल जब जंप होता है तब आप क्या करते हो? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग जब सिस्टम चलेगा ना तब उसको मॉनिटर ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है। और अगर एसएल एक बार जंप हो जाता है तो वो पोजीशन को मैनुअली करना पड़ेगा। बट अभी क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि ना हम स्प्रेड पे वी डील विद द स्प्रेड। स्प्रेड मतलब एक रहता है कि ट्रिगर पॉइंट, मान लिए कि ये जो 50 में वीवैप चल रहा है और स्टॉक को बेचा हमने 20%, मान लिया उसका मार्केट प्राइस है 40 रुपीज़, उसको हमने बेचा, वीवैप है 50 का, ट्रिगर दिया हमने कितना, 60 का। मतलब आई एम टेलिंग द मार्केट व्हेन इट रीचेस एट 60 ही विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, ओके। लेकिन 60 से लेके उसका भी 10% देते हैं वो स्प्रेड कि 60 से लेके उसका 10% कितना इतना होता है, 6 रुपीज़। तो 60 से लेके 66 तक जिधर भी प्राइस मिलेगा आप निकल जाना। ऐसे नहीं कि डॉट 60 पे निकलना है। तो जब वो स्प्रेड बड़ा होता है ना, इट विल ईजी। First thing. Second thing is the operational efficiency is very important. That's why I don't encourage manual trading. The point is कि एल्गो में ना ज़्यादा वो क्षमता है कि उसको जल्दी से तो आप एल्गो कैसे करते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ कि एल्गो जो हाई फ्रिक्वेंसी कैसे करते हैं आप एल्गो में? आप कैसे करते हैं? एल्गो में वो बता देते हैं कि 60 to 6 मतलब 10% जो है, जो ट्रिगर प्राइस मैंने दिया अप टू 6% 10% तक अगर प्राइस फ्लैक्चुएशंस हुआ तो वहाँ से निकल जाना। कभी भी ये हो सकता है कि वो प्राइस रेंज में मार्केट आया ही नहीं, तो फिर आप फंस जाओगे ना। तो एक आम आदमी एल्गो कैसे करे? वही तो मार भी एल्गो कैसे करेगा? तो बाजार में ना ऐसे बहुत लोग हैं अच्छा। एल्गो करने के लिए, बट बहुत लोग तो है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि सबके साथ ना आपको ऐसा सबका जो कॉस्टिंग है वो आपको लेना पड़ेगा और आपके लिए कौन सा फिजिबल है। क्योंकि मुझे चाहिए था एक कस्टमाइज्ड एल्गो, तो इसलिए मैंने वैसा किया, हमने बनवाया किसी से। तो बेसिकली एल्गो सिस्टम आपने बनवाया और ब्रोकर के साथ आपने एपीआई से प्लग इन कर लिया। 100% समझ गया। एपीआई से हमने लॉग इन किया। और ब्रोकर एपीआई देता ही है तो कर सकते हैं, देता ही। बट ये जो सेबी का नया रूल आ रहा है एल्गो पे, खैर आप तो स्टैटिक आईपी वगैरह ले लोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, देखिए सब चीज का सोल्यूशन है। सोल्यूशन नहीं है ये हो ही नहीं सकता। सोल्यूशन है ये है कि वो कितना टाइम आपको पेन दे रहा है। जब लीवरेज सेवी ने ले लिया तब कैसा लगा? जब लीवरेज ने, आप तो पैसा बनेगा ही नहीं। मतलब मेरा एक दोस्त मुझे कॉल करके बोलता है, भाई अभी तो हम बिरयानी खा रहे थे, अब लगता है सूखा रोटी खाना पड़ेगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि सेवी ने लीवरेज ले लिया। तो इट इज लाइक आज तो लीवरेज है ही नहीं, लेकिन कहीं पे कोई शोर सड़ा हुआ है। भूखा तो नहीं मर रहा है, रोटी तो खा रहा है वो। सेबी को हेल्प, थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू, क्योंकि सेबी ने क्या किया ना, वो जो अभी देखिए सेटलमेंट कितना जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है। पहले तो बहुत टाइम लगा, पहले तो T+2 में बहुत टाइम लगता था। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है ये प्लेजिंग का जो फैसिलिटीज है। एंड तीसरा एक न्यूज़ मैंने सुना, जो रिट्स है ना, इट इज ऑल्सो स्टार्ट डिक्लेयरिंग एज अ इक्विटी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो मार्केट इज मैच्योरिंग। करेक्ट। तो सेबी जो कर रहा है बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, ये स्टॉक्स क्या बेसिस पे लेते हैं आप इतने सारे? अच्छा, वो तो मैं इसके लिए लिया कि मुझे वो चेक करना था कि कौन सा, जब वो मेरा अगर ट्रैक लिस्ट में नहीं रहेगा ना तो कौन सा परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने वो स्टॉक, अभी कैसे मैं स्टॉक चूज किया वो मैं आपको बताइए। तो एक चीज़ है मैं ना इंडेक्स को बहुत फॉलो करता हूँ, निफ्टी इंडेक्स फॉलो करता हूँ। देन वोलेटिलिटी का भी एक इंडेक्स रहता है,
उसको भी मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। एंड जो 4 सेक्टर मैंने बोला, वो 4 सेक्टर में कौन सा कंपनी है, बैंकिंग, फार्मा, आईटी, कंज्यूमर, ये 4 सेक्टर में कौन सा हाईएस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक्स है, ठीक है, वो मैं फॉलो करता हूँ। सेकेंड चीज़ में क्या होता है कि हाउ दे बिहेव ड्यूरिंग द क्राइसिस, तो उसको ना हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। तो लेट्स सी कि पहले चीज़ तो हमें 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, एंड कि कोरोना वायरस के टाइम इसका शेयर प्राइस कितना फॉल किया था, लाइक 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, हाउ दे रिएक्ट, वो कैसे बिहेव किया था। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए इश्यूज़ है, तो क्राइसिस के टाइम में इतना क्या एनपीए इश्यूज़ किया था कंपैरेटिवली अदर बैंक्स। तो जब अदर कंपनी से इसका कंपेयर करेंगे ना, तो इसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चल जाता है। तो एक फ्री कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तो स्क्रीनर आ गया। तो एक सो आई एम अ बिग फैन ऑफ सौरभ मुखर्जी एज वेल, इज अ फंड मैनेजर ऑफ मार्सेलस, अमेजिंग गाइज मैन। सो मैं उनको भी बहुत फॉलो करता हूँ। तो मेरा कुछ मैट्रिक्स है, लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, स्पेशली फ्री कैश फ्लो टू द कंपनी, एंड उसका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाइक एक कन्वर्जन होता है कि हमारा जो एबिटा है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कैश फ्लो, ये जो कन्वर्जन है ये इंडस्ट्री के हिसाब से होना चाहिए। ये 2-4 चीज मुझे देखना बहुत पसंद है, मैं वो देखता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर मार्केट शेयर। अगर यू आर लूजिंग योर मार्केट शेयर, इट्स अ ड्रॉबैक फॉर मी, मीन्स यू आर लूजिंग योर फ्रेंचाइजी वैल्यू। आपको तो कुछ ऐसा कर, आप लूज कर रहे हो मतलब somebody else is gaining. What else somebody else is doing that you are not able to capture? तो मीन्स प्रॉब्लम किधर है? प्रोमोटर इज द प्रॉब्लम, मैनेजमेंट इज द प्रॉब्लम, द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट इज द प्रॉब्लम। फाइंड आउट द प्रॉब्लम, डील विद दिस। एंड मुझे ना कैश ऑन बैलेंस शीट अच्छा नहीं लगता, पता नहीं, तो मैं तो फिर अपने घर में कैश रख के दूंगा। फिर आपको पैसे दे रहा हो, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए टू मेक मोर मनी, राइट? आप अगर ज़्यादा कैश यू आर एक्यूमुलेटिंग इन द बैलेंस शीट and the yield from the class is 2 to 3%, ultimately it will hurting the ROC, ultimately it will hurting the ROE. अब ROE hurt होगा तो आप इन्वेस्टर को क्या जवाब दोगे? करेक्ट, कि why you are compromising with the ROE? तो वो ना हमें ऐसे 15-16% चाहिए ROC, ROE, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कैश फ्लो है, एंड इट शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर कंपनी का कोई री इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा कि फंडामेंटली कैसा है, तब जाके मैं ले लेता हूँ। और बट ये इंडेक्स बहुत मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि मैं इंडेक्स के बाहर जाता ही नहीं, बिकॉज देयर विल बी फर्स्ट पॉइंट इज द लिक्विडिटी क्राइसिस। आई हेट लिक्विडिटी क्राइसिस। मुझे लिक्विडिटी रिच चाहिए, कि मुझे ना मेरा पैसा है, मैं कभी भी निकल सकता हूँ, मुझे ना स्टक नहीं होना है। तो मुझे ऐसे कोई स्टॉक नहीं चाहिए, मतलब मुझे कुछ सेव करना है, ऐसे कोई स्टॉक नहीं चाहिए कि लोग बोलता रहता है कोई पेनी स्टॉक का नाम बोलो, ऐसे कि कोई 30 रुपए का स्टॉक का नाम बोलो जो 300 रुपये होने वाला है। मैं पता नहीं, मैं वो माइंडसेट मेरा है ही नहीं। मुझे 300 रुपये का स्टॉक चाहिए, 3000 हो तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल कि 3000 स्टॉक का प्राइस गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो लो स्टॉक प्राइस में तो पेनी स्टॉक पता नहीं कल डीलिस्टेड हो जाएगा, अनलिस्टेड क्या होगा। करेक्ट। तो यही इम्पोर्टेंट है। तो आपने फंडामेंटल थोड़ा डीपली जाके आपने एक व्यू बना लिया और कुछ स्टॉक्स ले लिया। हाँ, मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, क्योंकि आई रेड ऑल ऑफ द बुक्स रिटन बाय सौरभ मुखर्जी। जो भी 5 to 6 बुक्स उन्होंने लिखा है सब पढ़ लिया। एंड आई स्टडीड द मोतीलाल ओसवाल। उनको ना साल में एक बार वेल्थ क्रिएशन स्टडी निकलता है, ठीक है। एंड आई स्टडीड ऑल ऑफ दिस वेल्थ क्रिएशन स्टडी, पिछले 7-8 साल से मेरे पास पूरा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बर्कशायर हैथवे लेटर्स, जो वारेन बफेट लेटर इज अवेलेबल है। एंड अभी तो बहुत इजी है, आप मोबाइल में किंडल, बिकॉज हार्ड कॉपी आई कैन कैरी हियर एंड देयर, सो किंडल इज इंस्टॉल इन माई मोबाइल एंड आई कीप ऑन रीडिंग इन द किंडल। तो किंडल में पूरा मिल जाता है वो, कि बर्कशायर हैथवे में जो भी लेटर लिखा है, तो वो पढ़ोगे तो हो जाता है ऐसे कि। और मैंने ये देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो भी स्टॉक्स है ना, वो भी अच्छा स्टॉक्स अच्छा ही रहता है, अनटिल कि मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, कि उसका CFO और CEO रिज़ाइन एंड कुछ भी होता है। तो ऐसे नहीं कि जो 5 साल पहले अच्छा था वो अभी बूढ़ा हो गया, और 10 साल पहले अच्छा था तो बूढ़ा हो गया। तो अभी भी एंड कुछ ब्रांड नेम के बारे में तो सबका पता है। HDFC के बारे में आई एम नॉट रिकमेंडिंग बाय द वे, बट आई एम सेलिंग कि सबको पता है, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू कि HDFC आज भी अच्छा है,
बजाज फाइनेंस भी अच्छा है, चोला भी अच्छा है, ये सब अच्छा स्टॉक्स ही है तो ना। ये सब अच्छा स्टॉक आप ले लेते हैं, हाँ। इक्विटी पोर्टफोलियो में ले लेते हैं और लेते रहते हैं, हाँ। और उसको प्लेज कर देते हैं, डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। और जैसे जैसे पैसे मिलता है, हाँ। अगर वो सरप्लस हुआ तो फिर ले लेते हैं। कोई कोई दिन तो ऐसा था 2014 में कि हर दिन स्टॉक लेते थे, क्योंकि 2014 में बहुत पैसा तो बना। हर दिन जो स्टॉक लेते थे वो एग्जिस्टिंग स्टॉक कोई और ले लेते थे? इट डिपेंड्स, अगर मार्केट में कोई नया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो मैं एग्जिस्टिंग स्टॉक को तो ले अभी लेता कितने हूँ। स्टॉक्स है आपके पास? मेरे हिसाब से लार्ज मिड स्मॉल में अप्रॉक्स 15-16 करके है, 46। एंड कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसा है कि वो मैं सेगमेंट के हिसाब से लेता हूँ। जैसे कि ये 4 सेगमेंट मैंने आपको बोला, बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर, तो मेरे हिसाब से 15-15 करके ये चारों में से है 60 स्टॉक, तो 60-65 ऐसा रहेगा। और म्यूचुअल फंड में करते हैं? नहीं, म्यूचुअल फंड में मेरा क्या प्रॉब्लम है कि एंजल म्यूचुअल फंड ये नहीं करने देता, प्लेज नहीं करने देता। अच्छा। तो म्यूचुअल फंड वही आप प्लेज कर सकते हो जो कि आपका वो ट्रेड हो रहा है। अच्छा, तो ETF मतलब ETF, तो फिर आपको ETF खरीदना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अभी ETF नहीं ETF से खरीदा। बेटर तो स्टॉक्स। हाँ। अगर स्टॉक्स का अंडरस्टैंडिंग है तो स्टॉक्स बेटर। तो अभी तक चल रहा है। अगर कोई दिन देखा कि मान लीजिए कि मेरा तो बेंचमार्क है निफ्टी 500, उसको मैं बीट नहीं कर सका, क्योंकि एटलीस्ट मैं इतना दिमाग लगा रहा, तो मेरे हिसाब से कि निफ्टी 12% दे रहा है तो मेरा जेब में 15% आना चाहिए। मतलब ऐसे 3 to 4% अल्फा तो रहना ही चाहिए। अगर एटलीस्ट 3% अल्फा भी नहीं आ रहा है, 3-4%, फिर तो ये सब करने का मतलब नहीं है। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखेंगे कुछ जॉब वॉब करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं सबको बोलता रहता हूँ कि 3 साल में अगर पैसे डबल नहीं हो रहा है ना, तो उसका कुछ तो आपको तो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होता जा रहा है। आपने स्टॉप लॉस वगैरह डाल रखा है क्या? हाँ। देखिए मार्केट गिर रहा है, आपका वीवैप के नीचे जा रहा है सारा, ये सब पैसा बन रहा है। हाँ, पैसा बन भी रहा है, अलग भी गिरा है, बट फिर भी आपने 1.5 लाख रुपए बनाया। हाँ। फिर भी तो अभी तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ, तो देखेंगे क्लोज होने के टाइम क्या होता है। कैपिटल पे बना 1.5 लाख रुपए, 3 करोड़ पे ये। हाँ है 2.5 करोड़, लेकिन वो क्या हेजिंग वेजिंग करके उसका थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके। और जैसे जैसे कि आपका मान लो कि एसएल हिट होता है, कुछ भी होता है ना, तो वो उसके हिसाब से आपको पोजीशन भी आपका मार्जिन मिल जाता है आपको। हाँ। मतलब मार्जिन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पोजीशन आपको निकल गया, तो फिर आपका हो जाता है। सही है सौरभ। और मैंने ना इतने सारे फेस टू फेस किए, बट इतना जो रॉ होता है ना, रॉ एकदम आप रॉ हैं। एकदम बहुत ही बेसिक बातें हुई आपसे, बट मज़ा है आपसे बात कर। आई एम सो मेरे जो लर्नर्स हैं जो जुड़े हुए अभी लास्ट तक, उनको ही मज़ा आएगा। मज़ा है हाँ, तो लिखिए कमेंट के अंदर में यस आई लाइक इट। क्योंकि क्या है सौरभ जैसे लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। हाँ, एक तो ये कह रहे थे मुझसे नहीं होगा ये सब, बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया हो जाएगा। फिर आप मौका मिलने पे आप ट्रोल जरूर करेंगे। तो डर बहुत लगता है। देखिए जेन्युइन लोगों को आने में डर इसलिए लगता है कि अगर कुछ गलती हो गई तो आप ट्रोल करना चालू कर देंगे। बट सौरभ यू आर अ वेरी जेन्युइन एंड स्वीट पर्सन। नहीं, ट्रोल करना दिल जो भी बताने बात, पैसे बना लेना, कुछ भी करो पैसे बना लेना। और हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कॉलेज के टाइम में ना मुझे ऐसा लगता था कि डिविडेंड इनकम में ना, क्योंकि आई पास्ड आउट फ्रॉम पुणे, तो वहाँ पे गुजराती एंड मारवाड़ी बोल रहता है, तो डिविडेंड इनकम में ना यू शुड कवर ऑल योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो अभी क्या मुझे लगता है कि इंडिया में 2 लाख अगर पैसा कोई इनकम कर रहा है मंथली, तो उसका क्या पूरा लाइफस्टाइल फंडिंग होके, मतलब लाइफस्टाइल मतलब जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंस है, वैकेशंस, फॉरेन ट्रिप, व्हाटएवर, गाड़ी बंगलो, जो भी जिसको जो भी चाहिए वो सब करने के लिए 2 लाख सफिशिएंट है। तो साल में हो गया 24 लैक्स, वो भी पोस्ट टैक्स 24 लैक्स चाहिए, तो फिर 35-36 चाहिए। अगर 35-36 लैक्स चाहिए हमें साल में, तो फिर 1.5% का डिविडेंड देगा, कंजर्वेटिवली 1%। तो फिर अगर किसी के पास 35 करोड़ है ना, ये पैसा मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला, डिविडेंड इनकम के सब कुछ हो जाएगा। तो अगर किसी के पास 35-40 लाख है वो भी कर लेगा, लेकिन उतना पैसा बना लेना, ये बोल रहे हैं, धीरे धीरे करके। उतना टफ नहीं है मुझे लगता है। टफ नहीं है क्योंकि ये कर चुके हैं इसीलिए टफ नहीं है, बट टफ तो है। उसके लिए सीखना पड़ेगा और आपको सीखने के लिए कहीं और नहीं जाना है, यहाँ पर है फेस टू फेस में सब कुछ हो रहा है जो आपको चाहिए। थैंक यू सौरभ फॉर दिस अमेजिंग कंटेंट। मज़ा आया आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। और आपका जो विजन है मुझे दिख रहा है 100 करोड़ का, मुझे तो दिख रहा है।
आपके साथ बैठे बैठे अब दिखने लग गया है। आप भी बस ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों, एंड डू मेंशन दिस इन द कमेंट वेदर यू लाइक्ड इट, एंड मोटिवेट कीजिए। दैट्स द ओनली थिंग आई विल से। और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.